In the last class we discussed about the low involvement and high involvement of the customer while purchasing or taking services. ठीक है? So in the cases of complexity of features, high price, high perceived risk, large differences in features, large number of users, enduring product, and reflects self-concept of the buyer, in all these 7 steps, the consumer will be highly involved in purchasing the services. Any doubt in all these 7 topics? Anyone have any doubt? Next one is when the low involvement, when the consumer will be low involved in purchasing the product, when ये सबका vice versa कर दो. In the case when the price is low, low price, ठीक है? Second one is less differences in feature. Third one is simple features in service product, does not reflect a consumer personality, need-based product, and low brand loyalty. In all these cases, the consumers are less involved while purchasing the product or services, we can say. Okay, now the term which is known as impulse purchase. Impulse is something where the consumer are not decided to purchase the goods and services, but because of the attraction and because of the influence, they are purchasing the product and service. So impulse purchase हमेशा बोला जाता है जल्दबाजी में खरीद लेना, ज्यादा डिसाइड नहीं करना. जैसे लैपटॉप अगर हमें खरीदना है तो हम डिसाइड करते हैं, है ना? 5-6 days we are going to explore the market and after that we are going to purchase it. But in the case of the impulse purchase, you will never do the pre-decision, you will never take. कोई भी pre-decision आप नहीं बनाइएगा, आप कोई भी pre-decision नहीं बना, मतलब बिल्कुल अचानक से कोई चीज देखो और अट्रैक्ट होके प्रोडक्ट को खरीद लिया. जैसे ऐसे जो चीज होते हैं जो प्री-डिटरमाइंड प्लान से, मतलब विदाउट एनी प्री-डिटरमाइंड प्लान होते हैं, उनको हम कहते हैं इम्पल्स परचेज. ठीक है? अब कस्टमर्स जो है वो क्यों इस तरीके की चीजें क्यों होती है, मतलब इम्पल्स परचेज कैसे होता है, तो इसका उन्होंने टर्म दिया है कि जब भी पर्सन जो है वो स्टिमुली से, प्रोडक्ट के स्टिमुली से बेसिकली इतना अट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है. अब यहाँ पर 5 तरीका है, हमारा सेंस कैसे काम करता है जब हम कोई चीज देखते हैं, कैसे अट्रैक्शन होता है और हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं. तो यहाँ पर वैकॉग की बात की गई है, VAKOG. तो वैकॉग क्या है, ध्यान दीजिएगा. पहला है विजुअल. जैसे हमने किसी प्रोडक्ट को देखा, जैसे मान लीजिए कि हमने वो बॉटल देखा, विजुअली बॉटल देखा एंड विजुअली वी आर अट्रैक्टेड, मतलब बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग वी आर अट्रैक्टेड. जैसे आप मार्केट में आप दोनों गए, आप दोनों ने कोई ड्रेस देखा, बहुत ब्यूटीफुल लगा, कलर बहुत अच्छा लगा, packaging and everything, जो style, everything is fine. So this is happened when we visually influences, when we visually persuaded toward the product and service. So visual का मतलब समझ आया? The sight of the product might create an urge to the consumer to buy it. ठीक है? इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि कंज्यूमर जो है बेसिकली कंज्यूमर है आपके, है ना? इसीलिए जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं. दूसरी चीज, इसीलिए मार्केटर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को बाहर डिस्प्ले करते हैं, विंडो डिस्प्ले करते हैं, डेकोरेट करते हैं प्रोडक्ट को, तभी तो आप देखोगे और एकदम से पसंद आ जाएगा. अभी जैसे मान लीजिए कि एक शॉपकीपर है, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उन्होंने उसको प्रॉपरली, मतलब बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ हिंदी वर्ड में बोला जाता है ना, सजा करके अच्छे से तह करके हमने उसको रख लिया रैक में. दैट प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट अस बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी इट. वो तो सिर्फ रखा हुआ है, लेकिन whatever is on dummy we are able to see it. True? So इसीलिए सबसे बेस्ट जो कलेक्शन उनका होता है शॉप का, वो ज्यादातर वो डिस्प्ले करते हैं. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, V से समझ में आया? वैकॉग में V क्या है? अब A है oral, AURAL, oral. Oral is related with audio. Like for example, आप कहीं पर किसी मॉल में गए, वहां पर स्पीकर सेल हो रहा है, उन्होंने गाना बजा रखा है किसी स्पीकर पे और वो इतना अच्छा आपको लग रहा है, सूदिंग सा, मतलब उसका जो स्पीकर का आवाज जो है वो आपके कानों को बहुत आराम दे रहा है, ना कि आपको नॉइज लग रहा है. तो इन दिस केस, ऑरल के केस में जब हम म्यूजिक से, विंड चाइम्स और उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जब हम इन्फ्लुएंस हो जाए, जैसे मान ली कहीं हारमोनियम बज रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है हमें, तो वी जस्ट वांट टू परचेज हारमोनियम. ट्रू? सो दैट इज रिलेटेड विद द audio. When through audio we are attracted to purchase the product. Clear हो गई बात? And audio से हम एक और चीज हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कभी भी सिम, आप देखते होंगे जब आप रोड पे जा रहे हैं,
अचानक से आपको सिम के लिए अनाउंसमेंट मिलेगा कि पर्टिकुलर दिस कंपनी की ये सिम जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, 100 रुपीज में विल गेट सच टॉक टाइम, ये सब चीजें वो एक्सप्लेन करते हैं. सो बिकॉज ऑफ द साउंड ओनली वी आर अट्रैक्टेड टू परचेज द सिम. ट्रू. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑरल इफेक्ट. एंड ऑरल का यहाँ मतलब क्या है? ऑडियो. क्लियर होगी बात? समझ में आया? थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है कुणाल? कुणाल क्लियर है बेटा? यस मैम. नेक्स्ट वन इज, लिखो, किनेस्थेनिक्स. काइनेस्थेनिक्स. किन्स, KINES. किनेस्थेनिक्स, KINESTHNICS. काइनेस्थेनिक. इट्स किनेस्थेनिक काइंड. हाँ. So kinesthetic का मतलब क्या है? When you will purchase the product after touching that product. Like for example, you went in one shop. आप किसी शॉप में गए थे, वहां पर आपको कुछ वहां पर बहुत ब्यूटीफुल आइडल्स रखे हुए थे, मान लीजिए भगवान जी की मूर्तियां रखी. When you touch it ना, it was so, बोल सकते हैं बहुत हेवी, बहुत मतलब बेटर लग रहा होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही होगी, तो आपने खरीद लिया. सो व्हेन यू, एंड जैसे आप कभी किसी फैब्रिक शॉप पे गए, तो फैब्रिक देखा आपने, आपको एकदम अच्छा सिल्क का कपड़ा लगा, तो व्हेन यू टच इट, व्हेन यू फील दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड व्हेन यू फाइंड कि इससे बेटर नहीं मिलेगा, और अचानक से आपने देख करके उसे क्या कर लिया? पसंद कर लिया, खरीद लिया. सो काइनेस्थेनिक्स इज समथिंग व्हेन वी कैन टच द फील द फैक्टर, द कंज्यूमर जो है वो इसको इवैल्यूएशन कर लेगा टच करके, और फिर वो खरीद लेगा उस प्रोडक्ट को. क्लियर है? जैसे गारमेंट्स में बहुत बार ये होता है, आपके टेक्सटाइल्स मतलब होता है बहुत बार. और इसके बाद अगर आप जैसे सिल्क जो है वो देख करके, तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ सिल्क. ट्रू. बट विच वन इज द ओरिजिनल वन? वी कैन ओनली आइडेंटिफाई इट व्हेन वी टच इट, व्हेन वी टच इट. ट्रू. So in short we can say कि when we touch the particular product and when we find कि अरे बहुत better और best product है, that in that case, उस केस में हम क्या करेंगे? बेसिकली उस केस में क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट को खरीद लेंगे. आगे बात समझ में? द फोर्थ वन इज ऑल फैक्ट्री. OL, all factory. All factory. So all factory is something which is related with smell. For example, आप किसी मॉल में गए, जैसे ही आप मॉल में गए, वहां पर आपने देखा कि जैसे फूड कोर्ट के पास से आप गुजरे, वहां पर आपको अचानक से चिकन का स्मेल आने लगा. ट्रू. तो ऐसे सिचुएशन में that smell is influencing you to purchase the product. True. Sometimes this happens. तो फूड के साथ तो बहुत ज्यादा olfactory कंडीशन अप्लाई होता है, साथ साथ में that is also related with perfume. ठीक है? लाइक जैसे आप कहीं किसी श्रृंगार स्टोर और जनरल स्टोर से पास कर रहे हो, और वहां पर someone is purchasing perfume but its fragrance is very fine, then definitely you are going to purchase that perfume as well. So in short, the sense of smell, food products, perfume, deodorants are basically evaluated by smell. ये सब चीज को हम evaluate किस बेसिस पे करते हैं? स्मेल के बेसिस पे. Like food tasty बनाए घर में, हाँ, we are evaluating it because of its smell. True. So olfactory समझ में आ गया. Next one is gastronomic. 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 So gastronomic is something which is related with taste, and this particular factor is totally for the food items. ठीक है? So here we can taste the product first, and when we find that taste बहुत अच्छा है, then definitely we are going to purchase the product. क्लियर होगी बात? जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्टोर पे गए, एग्जाम्पल में हल्दीराम पे, वहां पर हमने मिठाई देखा, स्वीट्स देखा, एंड एकदम से लगा कि चलो कुछ खरीद ही लेते हैं. सो हमने बोला टेस्ट कराने, उन्होंने हमें टेस्ट कराया, एंड व्हेन वी फाइंड कि टेस्ट बहुत अच्छा है, देन वी विल परचेज. क्लियर होगी बात? सो इम्पल्स परचेज की रीजन 5 है. वैकॉफ, विजुअल, ठीक है, ऑरल, काइनेस्थेटिक, नेक्स्ट वन इज olfactory and gastronomic. ठीक है? Kinesthetics समझ में आ गया ना? Kinesthetics is something which is related with touch. Clear हो गई बात? अब ये सारे फैक्टर की वजह से we are doing the impulse purchase. So in short we can say because of the 5 senses we have, we are doing the impulse purchase. Clear? Done? चलो आगे बढ़ते हैं. Next one. Next point is
यहाँ पर आपके कुछ कस्टमर बिहेवियर यूजेस हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सम व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द परसेप्शन। सो कस्टमर परसेप्शन पहले कर लेते हैं पॉइंट। हाँ, फैक्टर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर, affecting so customer perception क्या है basically, that is a basically बोल सकते हैं that is a belief, the attitude you have about the brand, like brand के लिए आपका क्या attitude है, क्या आप believe करते हो brand के लिए, आपकी सोच thinking क्या है brand के लिए, that is known as perception। और perception कैसे develop होता है, कौन कौन से factors हैं जो perception किसी भी consumer के perception को affect करता है, वो हम पढ़ेंगे आज external and internal factor में। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कस्टमर परसेप्शन कैसे डेवलप होता है। कस्टमर परसेप्शन ऐसे तो मेजॉरिटी 3-4 रीजन है इसके जिससे डेवलप होता है। पहला तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर बजाज का कोई फैन परचेज किया है, तो मैंने पहले परचेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी पॉजिटिव, सो इन दैट केस नेक्स्ट टाइम भी मैं उसी को परचेज करना चाहूंगी। So your past positive experience is something which is affecting the customer perception. उसके अलावा और क्या चीज है, जैसे some prejudice and assumption. Like for example, the people have the thinking that if we are paying the high price and the product is of high price, then definitely the quality of the product and services is very fine. For example, if we are thinking about Medanta is one of the specialty hospital, बहुत बेटर हॉस्पिटल है, तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बट दैट इज वेरी मच एक्सपेंसिव। सो अल्टीमेटली वी नेवर बीन देयर, बट स्टिल व्हाट इज आवर परसेप्शन अबाउट मेदांता कि द सर्विस, द मेडिकल सर्विसेज आर वेरी फाइन इन दैट। True. So some pre-assumption you have because that is related with the price. Sometimes if we are not purchasing any product of the good brand, but still because of the mouth publicity and because of the recommendation of other people, our perception is developed like that कि हाँ ये product बहुत अच्छा होगा। True. So एक ये हो गया। उसके बाद एक फैमिली बैकग्राउंड, आपके वैल्यूज जो हैं, आपके सोशल फैक्टर्स जो है, जो आपके घर वालों ने ज्यादातर इवेल्युएट किया होगा प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे, तो वो सारी चीजें बच्चे भी सीखते हैं, तो उनका भी परसेप्शन वैसे डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक माई फादर, ही ऑलवेज बिलीव्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट, so like that only I am also thinking about the durability before analyzing it according to its beauty, like beauty से ज्यादा ना टिकाऊ और ठोस चीजों को पसंद करना। So this is something which I also learned from my family. So family background, your past experience, ठीक है, your assumptions, pre-assumptions, and the genuine knowledge, like you already have knowledge about that product, like अभी knowledge को basically आपको लेने के लिए, acquire करने के लिए आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will get every information over net. फीडबैक के लिए कस्टमर्स के इंटरव्यूज बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए पड़े होते हैं ना। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि ऑल दीज 4 मेजर रीजन इज फॉर मेकिंग परसेप्शन। परसेप्शन को बनाने का 4 ये मेजर रीजन है। क्या क्या है? पहला पास्ट एक्सपीरियंस, सेकेंड है आपका प्री एजम्पशन, थर्ड है योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सोशल एंड बिलीव्स, एटीट्यूड, एंड द फोर्थ वन इज दैट इज द जेन्युइन नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होना। तो इन 3-4 फैक्टर्स से परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर इज डेवलप्ड। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। व्हाट आर द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कहाँ के, किसके द्वारा बनाया जाता है? परसेप्शन को डेवलप किया जाए किसके दिमाग में? कंज्यूमर के दिमाग में। इसी के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपनी खुद यूज करती है, यानी कंपनी परसेप्शन को डेवलप करने की कोशिश करती है, पॉजिटिवली परसेप्शन डेवलप हो। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? पहला पॉइंट है साइज। साइज लाइक व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ पीपल नॉर्मली, कि जैसे हमने न्यूज़पेपर ओपन किया, सबसे फर्स्ट पेज में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है, क्या सोचेंगे? नजर सबसे पहला जाएगा। सेकंड ये सोचेंगे इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट दिया है, कंपनी बहुत अच्छी होगी, है ना। सो साइज इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद दैट हाउ वी आर बेसिकली गिविंग एडवर्टीजमेंट ऑन अ न्यूज़पेपर।
ठीक है, मैगजीन पे, बिलबोर्ड्स पे हमने किस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिया है। क्लियर हो गई बात, आ रही बात समझ में आता है। और एडवर्टीजमेंट जो दिया है वो साइज कितना बड़ा है एडवर्टीजमेंट का, लाइक बिलबोर्ड्स आर अवेलेबल इन दिस साइज आल्सो ना, वेरी बिग साइज है ना। सो द साइज ऑफ द एडवर्टीजमेंट वेयर यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट्स मैटर। क्लियर होगी बात यहाँ तक, समझ में आया। सो साइज इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द, लाइक साइज से बहुत जल्दी कस्टमर्स स्टिमुलेट होते हैं या फिर बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे सबसे बड़ा साइज का बिलबोर्ड देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा साइज का बिलबोर्ड, और बहुत ध्यान से देखेंगे। सो अटेंशन ग्रैबिंग करने के लिए द साइज ऑफ द एडवर्टीजमेंट मैटर्स अ लॉट। क्लियर हो गई बात, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड वन पोजिशन। लाइक नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये सारे जो फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ये किस तरीके से, यानी कि एक्सटर्नली कंपनी किस तरीके से कंज्यूमर के परसेप्शन को बनाती है और इफेक्ट करती है, और उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज कर रही है। तो पहले तो एडवर्टीजमेंट को यूज करिए, साइज बड़ा होना चाहिए एडवर्टीजमेंट का, पहला। इससे कस्टमर का परसेप्शन क्या आएगा कि भाई कंपनी तो अच्छी होगी। फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट दैट इज पोजिशन, like where you are giving advertisement, what is the position of advertisement in that newspaper। like example में मान लीजिए कि एक न्यूज़पेपर में एक पेज होता है जिसमें काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट है अलग अलग कंपनीज का, तो दैट इज लाइक एडवर्टीजमेंट क्लटर, बहुत भीड़ है वहां पर। वहां पर अगर आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया, नजर ही नहीं आएगा। इन शॉर्ट, वी आर नॉट एबल टू गिव द अटेंशन, 100% अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट। सो वेयर, मतलब साइज तो है, उसके अलावा पोजीशन आपने कहाँ दिया, मतलब एडवर्टीजमेंट आप कहाँ पर करा रहे, कौन से पेज में करा रहे, है ना। जैसे बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे पेपर के साथ कुछ मैगजीन्स आता है, बहुत सारे पेपर के साथ एक एडिशनल पेपर्स भी आते हैं जिसमें बॉलीवुड मूवीज के बारे में लिखा होता है ना। So like where you are basically providing the position of your advertisement of that particular product, that matters। ठीक है, so position जो है आपका फ्रंट पेज पे है, लास्ट पेज पे है, एडवर्टीजमेंट क्लटर हो रखा, क्या हो रखा, भीड़ में दे रखा आपने एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मूवमेंट। सो लाइक ऑब्वियसली जो ह्यूमन आई, मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है, दैट इज द नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट दे नेवर एबल टू बेसिकली स्टेयर अ थिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा देख नहीं सकते, उनकी आईज मूवमेंट होती रहती है। जैसे यहाँ पर कुछ हुआ तुरंत से देखेंगे, यहाँ हुआ, आवर आईज ऑलवेज मूव, राइट। सो इस चीज को देखते हुए हम क्या करेंगे, ज्यादातर जो एडवर्टीजमेंट किसमें दिखाना चाहेंगे, टेलीविजन। अगर कोई पोस्टर है और कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है वीडियो बेसिस पे, तो ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव कौन होगा, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। सो लाइक पीपल जो है ना, उनको कोई वीडियो वाली चीजें जो है वो ज्यादा पसंद है कंपैरेटिवली टू समथिंग विच इज, कोई चीज जो स्टिल पोजीशन पे है उससे बेहतर मूवमेंट वाले बेसिकली एडवर्टीजमेंट हमारे लिए इफेक्टिव होता है। आगे बात समझ में आता है कुणाल, क्लियर हो रहा है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर है। So external factor का जो first point है that is size, second is position, third one is movement, next one is, next लिखिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल ना साइन बोर्ड्स वगैरह जो है उसमें भी कलर ऐसे हमेशा मूव करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कलर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिपीटेशन। सो रिपीटेशन इज समथिंग, रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग में से कितने लोगों ने एडवर्टीजमेंट मैगी का देखा होगा, बहुत ज्यादा, मतलब इंटरवल, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है उसका, है ना। सो रिपीटेशन क्यों होता है, रिपीटेशन इज फॉर रिटेंशन। लाइक ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज से एडवर्टीजमेंट बार बार देखिएगा तो यू विल डेफिनेटली लर्न दैट। इवन अगर उसमें कोई कोट यूज हो रहा है, अगर कोई स्टेटमेंट, कोई जिंगल्स यूज हो रहा है, तो आपको वो भी लर्न हो जाता है ना। सो रिपीटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, so that the consumer are easily able to recognize your company। क्लियर होगी बात, समझ में आया। चलिए लिखिए, रिपीटेशन ऑफ अ मैसेज, ये रिपीटेशन में लिख रहने दीजिए, ये बुक में आपके गिवन है बट मैंने समझा दिया। ठीक है, सो रिपीटेशन जो है वो आपके ऑडियंस को मेमोरी रिटेंशन, यानी उनके दिमाग में हमेशा आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहे, याद रहे आपका प्रोडक्ट, एक अवेयरनेस रहे, तो इसके लिए आपका रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर कोई कंपनी नई आती है तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कंपनी न्यू है तो कंज्यूमर को पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे केस में आप फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा आप हाई रखें ताकि लोग को आपके बारे में जल्दी पता लगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, स्किन क्राफ्ट। देखा है आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट ऑफ स्किन क्राफ्ट? देखा है स्वाति? हाँ देखा है स्किन क्राफ्ट का एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया में एक्सट्रीम आता है वो स्किन क्राफ्ट का, लाइक इवन इंस्टा यू विल सी दैट. So like that is a new company and they want to be stable in the basically this India, this country. So that's why they are basically doing their frequency of advertisement is very high. Clear हो गई बात? Now reputation clear हो गया? Next point is intensity. Next point is intensity. So intensity is related that how much the consumer is affected by the advertisement. ठीक है, कितना ज्यादा अटेंशन उन्होंने शो किया, इसलिए एडवर्टीजमेंट आजकल इमोशनल एडवर्टीजमेंट का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है. स्टार्टिंग में दे विल नॉट गोइंग टू शो यू दैट फॉर व्हाट दे आर एडवर्टाइजिंग, बट दे विल शो समथिंग सोशल, कुछ सोशल इंफॉर्मेशन वो आपको देंगे, मैसेज देंगे, एंड इन द फाइनल स्टेज दे आर गोइंग टू बेसिकली टेल यू दैट वी आर एडवर्टाइजिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. ठीक है, सो इन दैट केस द अटेंशन ऑफ द पीपल इज वेरी हाई, अटेंशन लोगों का बहुत ज्यादा हाई होता है. सो आपके एडवर्टीजमेंट की इंटेंसिटी कैसी है, कितना हाई है, आपने कलर्स कैसा यूज किया है, आपने बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए आपने एडवर्टीजमेंट का मतलब बोलते हैं ना कैंपेनिंग कैसे किया हुआ है, आपने किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है एडवर्टीजमेंट को. क्लियर हो गई बात? उसके अलावा कई बार लोग अपने शॉप वगैरह को एडवर्टाइज करने के लिए दे आर यूजिंग द नियॉन लाइट्स, ग्लो साइंस. तो ये सारे क्या होता है, अटेंशन आपका कंपैरेटिवली टू अदर एडवर्टीजमेंट ज्यादा हाई होता है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं कभी भी जैसे घर जाती हूँ, जैसे जा रही हूँ रास्ते में, आई ऑलवेज सॉ वन स्टोर, द नेम इज द अरविंद स्टोर. ठीक है, सो आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर शॉप. यू नो व्हाई? Because of red color and their light is something like that is very much attractful, like वो हमेशा इस तरीके से बंद होता है फिर जलता है, बंद होता है जलता है. So sometime the light, ठीक है, the message that is basically important for grabbing the attention of customer. अब जैसे एक ऑल आउट का अगर एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो आप नोटिस करना कि उसमें पहले एक सोशल मैसेज दिया गया, देखा होगा आप लोगों ने, लाइक एक बच्चा जो है वो पैसा जो है वो लाइक कि दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द सोशल मैसेज दे रहे हैं और साथ साथ में दे आर एडवर्टाइजिंग अबाउट द. सो इन दैट केस आवर अटेंशन जो होगा वो हमारा काफी हाई होगा. क्लियर होगी बात? इंटेंसिटी. नाउ समथिंग रिलेटेड विद कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट वर्ड तो सबने सुना होगा आप लोगों ने, like we always whenever we have to select clothes we are using this contrast. तो dark है तो light, light है तो dark, so that is contrast. So like when the communication जो है वो हो रहा है और उसमें colors और patterns आप क्या use कर रहे हो, ठीक है, तो that is contrast. So related with color, like black है, white है, black है background to white, white है background to black, something like this. ठीक है. Next one is directionality. So directionality is something that is related with the direction, like eye tends to follow. ठीक है, आपका डायरेक्शन किस तरफ आप जल्दी देखते हैं. जैसे आप कभी मॉल में जाएंगे तो आपका नजर किस तरफ, राइट या लेफ्ट, किस तरफ आपका डायरेक्शन होता है इसका. सो डायरेक्शनलिटी इज ऑल्सो मैटर्स कि लाइक आपको स्टिमुलेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट को बेसिक मतलब कंज्यूमर को स्टिमुलेट करने के लिए एडवर्टीजमेट में यू हैव टू शो लाइक दैट. So direction जो है, direction is something like where you are going to see the product. या फिर वो बहुत अच्छे से फ्रंट में रखते हैं. Exactly. POP पे रखते हैं, आप बोलते हैं ना point of purchase, billing sector, center, वहां पर ऐसे रखते हैं. Next one is format. Like format is related with your retail store layout. Like आपने किस तरीके से अपने स्टोर का लेआउट डिजाइन कर रखा है, किस तरीके से आपने बेसिकली मर्केंडाइज को डिस्प्ले किया हुआ है. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट है या नहीं, आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अरेंज किया है, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए. लाइक बड़ा अगर प्रोडक्ट्स है तो उनको बैक साइड, स्मॉल प्रोडक्ट्स को उससे आगे और एक्सट्रीम स्मॉल को उससे भी आगे. सो लाइक व्हाट इज द वे ऑफ अरेंजिंग द प्रोडक्ट, व्हाट इज द वे ऑफ क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट, हाउ यू आर क्लासिफाइड दैट वेरियस डिपार्टमेंट्स, how you are showing the format of the retail store,
how you designed your store. So all these comes under the format. Clear everyone? Next one, okay. Next one is isolation. 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 Yes. So isolation here, like when the service marketers जो हैं, they separates a stimulus object, जिसे हम attract होंगे, stimulus object from the other object. Like कुछ distinctive दिखाना, product को थोड़ा अलग दिखाना, ठीक है? Like nowadays I'm watching that particular advertisement of sauce. Like whenever उसमें कहा था ना कि ये different है. So how you're isolating the object, that object जो expensive है, जो आप sale करना चाहते हो, बाकी products आप कैसे differentiate करते हैं? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले से बेहतर ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट में आता है. अगर आप संतूर यूज करोगे तो दिस इज द बेनिफिट, दैट इज अ ब्यूटी सोप. लाइक हाउ यू आर डिस्टिंक्टिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स. तो आइसोलेट करना है, डिस्टिंक्शन दिखाना, अलग दिखाना है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज नोवेलिटी. नोवेलिटी या नोवेल्टी जो उसको बोलते हैं आप लोग. नोवेल्टी, नोवेल से बना है नोवेल्टी. लिख लिया? कुणाल क्लियर हो रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? यस यस मैम. आपने कितना पॉइंट बताया अभी? रिलेटेड विद द वही एडवर्टाइजमेंट की कम्युनिकेट आप कैसे कर रहे हो, ठीक है. लाइक सर्विस प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर डिजाइन होता है किस तरीके से कि उसको हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए. एंड कम्युनिकेट करने के लिए सर्विस को हम क्या यूज करते हैं? टैंजिबल क्लूज. लाइक इफ यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट द school, so in that case we are going to show the everything like environment, like library, like books facility, like furniture, ठीक है. So in short we are in this case like the customer को आप किस तरीके से communicate कर रहे हो about your service and product, that's matter. Next one is attractive spokesperson. Like who is speaking about your company, who is saying about the company. Like for example, in Patna, if attractive spokesperson is someone who is basically renowned person for our society. Renowned person, for example, अगर मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ के कोई CM है, वो अगर he is saying about something, so like obviously we are going to believe on that. If, for example, Deepika Padukone, she is going to say about the beauty products, obviously we are going to trust on that. So who is speaking about your product, ठीक है. यानी कि बहुत बार अट्रैक्टिव मॉडल्स को, सेलिब्रिटीज को कंपनी इसीलिए यूज करती है ताकि उनके प्रोडक्ट को इंडोर्स कर पाए, उनके सर्विस को बता पाए. ट्रू. सो एक तरीके से, और इसीलिए बहुत सारी कंपनी ब्रांड एम्बेसडर को भी बेसिकली हायर करती है एज अ, ठीक है, जो आपके ब्रांड को प्रमोट करने में हेल्प करे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. और कई बार स्पोक्स पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस हम चूज करते हैं. Like example, I'm just giving the example, ठीक है. Like for example, Rummy Culture, one game is there, so they are using, किसको यूज कर रहे हैं? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जो शार्प शूटर हैं, उनको they are using because he also belongs to a game, और बोल सकते हैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, and that is also a game, ठीक है. So आपके प्रोडक्ट से जो रिलेटेड पर्सन या सेलिब्रिटी होंगे, they are going to use them or they are going to endorse. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर में लिखिए पहला सिलेक्टिव अटेंशन. नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव एक्सपोजर. Selective attention. Next one is selective exposure. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव रिसेप्शन. कॉमा कॉम्प्रीहेंशन. सेलेक्टिव रिसेप्शन, कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन. सबसे पहला सेलेक्टिव अटेंशन, देन सेलेक्टिव एक्सपोजर. सेलेक्टिव एक्सपोजर में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. देन नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव रिसेप्शन,
उसके साथ ही में रिसेप्शन के साथ कॉमा कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन, ठीक है। तो ऑल दीज, उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक एक्सपेक्टेशन, ये सारी इंटरनल माइंड, एक्सपेक्टेशन लिखिए, एक्सपेक्टेशन, moods, involvement, expectation, and experience. So all these things comes under the internal factors. Clear होगी बात? चलिए, anyone have any doubt in the external factors which affecting the consumer? हाँ, anyone have any doubt in whatever we discussed today? External factors में किसी को भी कोई doubt है? Any doubt? कुणाल, क्लियर हो गया बेटा? हाँ एग्जैक्टली, लाइक ह्यूमन बीइंग का जो आईज का डायरेक्शन जिस तरफ से होगा उस तरीके से हम प्रोडक्ट को सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे मॉल्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लियर है ना। तो डायरेक्शन समथिंग, हम किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ बेसिकली हमारे आईज का मूवमेंट, ये सारी चीजें डायरेक्शन आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।